खुशबू पाटीदार। स्वागत है खुशबू कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। सभी लोग जुड़ जाइए। 4 लोग जुड़े हुए हैं, 1 लोग ने लाइक, है ना। जितने जुड़े हैं उतने लाइक किया करो भाई, है ना। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग खुशबू। बहुत दिनों के बाद फिर से पाचन तंत्र की अगली क्लास। अपन बात कर चुके थे स्टमक या पेट के बारे में। आज अपन बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के बारे में। स्टमक या पेट से, आमाशय से आगे जो नेक्स्ट क्लास है। हेलो सर, गुड इवनिंग। कृष्णा भट्ट, दीपेश पाटीदार, हेलो दीपेश, स्वागत है सभी का लाइव क्लास में। 9 लोग जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं वो लाइक ज़रूर करें। हर्ष, मीना, राहुल सेवक, हाय सर जी, हेलो राहुल, कैसा है? बढ़िया है सब। 10 लोग जुड़े हैं, 2 लाइक हैं। जो भी जुड़े हैं वो लाइक ज़रूर करें। राजा मीना, हेलो सर, हेलो, सभी का स्वागत है लाइव क्लास में। जुड़ जाइए जल्दी से। 11 लोग जुड़ चुके हैं, मेरी बात को भी सुनते रहें। जो जुड़े हैं वो लाइक ज़रूर करें। 11 लोग जुड़े हुए हैं और 4 लोगों ने लाइक कर रखा है। विनोद, हश्मिता बुनकर, विपिन अकोत, विनोद पाटीदार, हेलो सर जी, सभी का स्वागत है लाइव क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए। 20 लोग होते हैं अपन स्टार्ट कर देंगे। 12 लोग जुड़ चुके हैं। हेलो सर, संदेश डेंडोर, हेलो संदेश, स्वागत है लाइव क्लास में। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे आज अपन। 11 लोग लाइव है, जल्दी से जुड़ जाइए। केवल छोटी आंत के बारे में। खुशबू पाटीदार, राजा मीना, संदेश डेंडोर, मोनिका सोयल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मोनिका, स्वागत है लाइव क्लास में। पाटीदार पंकज, मैं मनीषा, हेलो मनीषा, मनीषा पाटीदार का भी स्वागत है लाइव क्लास में। 14 लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से। आज अपना टॉपिक है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बारे में आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। 12 लोग जुड़े हैं, शायद ज़्यादातर लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, इसलिए बनवारी सैनी, स्वागत है बनवारी। विनीत अकोत का भी स्वागत है लाइव क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए। पाटीदार पंकज, थैंक्स। छीतर बैरवा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। 12 लोग जुड़ चुके हैं। रीना गुर्जर, स्वागत है रीना लाइव क्लास में। छीतर बैरवा, पाटीदार पंकज, सभी लोग, है ना। अब लगभग 3 मिनट होने में आए, है ना। आज शायद ज़्यादातर लोगों को लाइव का पता भी नहीं था, तो अपन स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले तो राम मंदिर की भूमि पूजन हो चुकी है, इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई और जय श्री राम के साथ अपन शुरू करते हैं। किसके बारे में? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। दोस्तों, पहली बात, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? 6 से 6.5 मीटर लंबी। 6 से 6.5 मीटर लंबी। दशरथ नाई, हाय में प्रिया, चलो प्रिया, स्वागत है आपका भी लाइव क्लास में। जुड़े रहिए। छोटी आंत के बारे में हर किसी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। देखो, पहली बात तो मैं ये बता दूं, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 6.5 मीटर। और बड़ी आंत की कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर। मेरी बात को समझ रहे हैं? छोटी आंत की लंबाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दशरथ, अच्छा हाँ प्रिया, स्वागत है आपका भी लाइव क्लास में। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 से 6.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 1 से 1.5 मीटर। फिर उसको बड़ा क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न देखिए। छोटी आंत की मोटाई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर होती है। इसका व्यास कह सकते हैं, मोटाई कह सकते हैं। और मोटाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, तो इनका जो नाम है वो किस आधार पर पड़ा हुआ है? इनकी मोटाई के आधार पर। छोटी आंत की मोटाई या छोटी आंत पतला पाइप है और बड़ी आंत मोटा पाइप है। तो लंबाई और मोटाई हो चुकी है। अगला जो क्वेश्चन है, हर टॉपिक में मैंने आपको बताया सबकी एपिथेलियम के बारे में। इंटेस्टाइन की छोटी आंत की जो एपिथेलियम है वो ब्रुश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। छोटी आंत में कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी? ब्रुश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम।
छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसके बारे में भी देखिए। ड्योडिनम, जेजुनम और इलियम। ड्योडिनम को हिंदी में ग्रहणी, जेजुनम को मध्यांत्र और इलियम को शेषांत्र। छोटी आंत की लंबाई, उसकी मोटाई, उस पर कौन सी एपिथेलियम होती है वो, और छोटी आंत के 3 भाग ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, ड्योडिनम, जेजुनम और इलियम। 3 भाग हो गए। कौन सी एपिथेलियम है, लंबाई कितनी है, ये बिल्कुल जनरल बातें हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उस पर यहां देखिए दोस्तों। मैंने यहां पर लिखा है मांसाहारी और यहां पर लिखा है शाकाहारी। सबको दिख रहा होगा शायद। 10 लोग लाइव है आज, ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होगा, कोई बात नहीं। जैसे आइडिया होगा धीरे धीरे वो भी कनेक्ट हो जाएंगे और आगे से अपन सभी सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की प्रॉपर टाइमिंग के साथ क्लास शुरू करने वाले हैं। अभी तो रक्षाबंधन के चक्कर में अपन 3-4 दिन का गैप हो गया था, कोई बात नहीं। तब तक शायद आप पढ़े हों, पुराने वीडियो ढंग से देखे हों, तो पिछली क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई हो। मैं यूँ कह रहा हूँ दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई मांसाहारियों में कम होती है और शाकाहारियों में ज़्यादा होती है। मेरी बात को ध्यान से सुने। मांसाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, कम, और शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा। अब इससे 2 क्वेश्चन हो गए कि वेजिटेरियन या शाकाहारी खाना और मीट जो मांस है, उन दोनों में से किसका पाचन आसानी से हो सकता है। इंडियन आर्मी भी जुड़ चुकी है। नमस्कार सर, नमस्कार। दिलकुश और कुलदीप दोनों का स्वागत है। ये देखो, मांसाहारी और शाकाहारी। तो आपसे कोई पूछे कि मीट, नरसी, लावड़ा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। श्रीदेव म्यूजिक वाले भी जुड़े हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। नरसी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मीट और वेजिटेरियन या शाकाहार में से किसको पचाने में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, तो शाकाहार को। इसलिए शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है और मांसाहारियों की कम होती है। बनवारी सैनी, गुड इवनिंग। नितेश पाटीदार, नमस्कार। सभी को बहुत बहुत स्वागत है। 18 लोग हो चुके हैं आराम से। अभी ज़्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं लगा होगा, और वैसे भी आज सभी न्यूज़ देखने में ही बिजी होंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ देख लीजिए, तो मैंने क्या बताया, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, कौन सी एपिथेलियम है, 3 भाग। मांसाहारी जीवों की छोटी आंत शाकाहारी जीवों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये मैंने इसको मिटा दिया है। आपने एक नाम सुना होगा, लार्वा। ये देख लीजिए, लार्वा। लार्वा और मेंढक का जो लार्वा है उसका नाम है टेडपोल। मेंढक के लार्वा का क्या नाम है, टेडपोल। मेंढक का लार्वा धीरे धीरे वयस्क मेंढक में बदल जाता है। एडल्ट फ्रॉग वयस्क मेंढक में। मेंढक के लार्वा से वयस्क में बदलने का जो प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। ध्यान से देखिए दोस्तों, लार्वा से वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। और इस मेटामॉर्फोसिस के लिए अगर आपको बोला जाए कि हार्मोन कौन सा जिम्मेदार है, तो आपका जवाब होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। और आपसे बोला जाए तत्व कौन सा जिम्मेदार है, तो तत्व कौन सा होगा, आयोडीन। क्लियर है। मेंढक के टेडपोल लार्वा से वयस्क मेंढक में बनने की प्रक्रिया कायांतरण। कायांतरण के लिए आवश्यक हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, थायराइड। तत्व कौन सा है, आयोडीन, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व की जरूरत होती है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो टेडपोल होता है, लार्वा होता है, ये प्योरली शाकाहारी होता है, हर्बीवोरस। और मेंढक जो है वो आपको पता है कीट वगैरह खाता है, मांसाहारी होता है, वयस्क मेंढक। अब आपसे कोई यूं पूछे, देखो लार्वा छोटा है, लेकिन फिर भी आपसे कोई यूं पूछे कि टेडपोल और वयस्क मेंढक में से
छोटी आंत की लंबाई किसमें ज़्यादा है? तो अभी मैंने आपको कहा था शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए मेंढक में टेडपोल के अंदर छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? वयस्क मेंढक में। भले ही वयस्क मेंढक टेडपोल से साइज में बड़ा हो, लेकिन टेडपोल शाकाहारी होता है, इसलिए उसकी छोटी आंत बड़ी होती है। क्लियर है बात? छोटी आंत बड़ी का मतलब है छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। नितेश पाटीदार, शीतल पुरोहित, जय श्री कृष्णा। शीतल जी का भी स्वागत है लाइव क्लास में। ये देखिए अपने बात कर ली है टेडपोल और आर्नाल की या स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसी छोटी आंत से जुड़ी हुई कुछ बातें और करते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें किसमें लंबी होगी छोटी आंत? टेडपोल और वयस्क मेंढक। कौन सा तत्व जिम्मेदार है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? अब मैं इसको मिटा देता हूं। छोटी आंत के 3 भाग अपने पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? ड्योडीनम, उसके बाद जेजुनम और तीसरा है एलियम। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? ड्योडीनम की। और ड्योडीनम को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी या ड्योडीनम। आकार इसका कैसा दिखता है? सी आकार की दिखती है। कुछ किताबों में यू आकार की भी होती है, ऐसा भी लिखा है। तो इसका रीजन ये है, ये देखिए, ये आमा से और यहाँ से ये घूम के जो आती है, ये है ड्योडीनम। अब ये दिखने में सी जैसा भी है और इधर से कोई देखे तो यू जैसा भी है, लेकिन ज्यादातर इसको लक्ष्मण गुर्जर, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग लक्ष्मण। ड्योडीनम का आकार आपको सही तरीके से कौन सा बोलना है? सी आकार की। हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रहणी। क्लियर है दोस्तों? अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है वो मैं आपको बताता हूं। याद करो, ये आपकी ग्रसिका भोजन नली 25 सेंटीमीटर लंबी। ये आपका आमा से 3 भाग, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। और इसके बाद ये है ग्रहणी। ये रही ग्रहणी। इस ग्रहणी में क्या होता है? इधर से आती है, लीवर से एक नलिका आती है जिसको कहते हैं बाइल डक्ट, पित्त नलिका। और इधर इस ग्रहणी के सी आकार वाले भाग में पत्ती नुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज या अग्नाशय। अवे सम स्टेटस, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी लाइव क्लास में। तो ये जो अग्नाशय हैं, यहां से ये जो पित्त नलिका आती है, ये देख लीजिए, ये पहले अग्नाशय की नलिका से मिलती है, फिर दोनों नलिकाएं एक साथ ग्रहणी में खुलती है। लीवर से संबंधित जो है उसके लिए शब्द कौन सा है? हिपेटो। और अग्नाशय से संबंधित है पैनक्रियाटिक। और इन दोनों के मिलने से जो नलिका बनी है उसको कहते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक नलिका। और हिपेटो पैनक्रियाटिक नलिका कहाँ जाके खुलती है? ग्रहणी के अंदर। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत, और दूसरा है अग्नाशय। जब इन दोनों को पढ़ेंगे तब पूरे तरीके से भी देखेंगे कौन सी डक्ट कहाँ है। लेकिन सीधा सवाल, हिपेटो पैनक्रियाटिक नलिका कहाँ आके खुलती है? ग्रहणी में। ग्रहणी को ड्योडीनम, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, सी आकार की होती है। क्लियर है बात? कंपटीशन एग्जाम में ग्रहणी से या तो हिपेटो पैनक्रियाटिक नलिका या फिर दूसरा जो सवाल आता है, और ये सवाल तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, इस सवाल को देख लीजिए। फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड, नीट, हर किसी एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। 12th वालों को तो याद रखना ही रखना है। नए जो लोग जुड़े, कमलेश भगोरा, ब्रजेश गुर्जर, हाय सर, हाय ब्रजेश, स्वागत है लाइव क्लास में। एक बात और सुन लें, जो ये एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, एग्रीकल्चर, जैसे ब्रजेश अभी जुड़ा है, और भी जो
बच्चे हैं जो जिनके पास एग्रीकल्चर है 12th में, तो उनके पास बायोलॉजी जनरली तो नॉर्मली होती है, लेकिन एग्रीकल्चर बायोलॉजी में टॉपिक अलग है। तो अगर वो चाहें तो उनकी क्लास, जैसे मैंने यहाँ पर 12th क्लास के बच्चों को जोड़ रखा है, 20 बच्चे वो लगातार जुड़े रहते हैं। आज आधों को पता नहीं होगा इसलिए वो नहीं जुड़े, कोई बात नहीं, कल उनको आइडिया लग जाएगा। अभी उनको वैसे भी आज दीपावली है तो दिए जलाने दो, है कि नहीं। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले बच्चे आपस में जुड़ सकते हैं और वो डिसाइड करेंगे। तो फिर मैं उनको सुमन मीणा, धनराज मीणा, ब्रजेश गुर्जर, अच्छा सभी लोग, तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले बच्चे आपस में ग्रुप बना लें। तो अपन जैसे अभी 4 बजे से लेकर 5 बजे अपन जनरल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी अपन अलग से क्लास, पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है सर, अच्छा सुमन कह रही है, हाँ तो ये एग्रीकल्चर वालों के लिए ही है। देखो यहाँ पर तो 4 से 5 बजे जैसे अपन जनरल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वैसे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का भी एक अलग टाइम सेट कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आपस में मिलकर आप ग्रुप बना लें और उस पर्टिकुलर टाइम पर आप लाइव क्लास में जुड़ें। चलो दोस्तों आ जाइए, छोटी आंत में ड्योडिनम के बारे में बात कर रहे थे। हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका भी मैंने आपको बता दी थी। यहाँ देख लीजिए, इसको आप याद ही रख लीजिए। आज 5 अगस्त को आप इतनी सारी बातें याद रखने वाले हैं, तो आज ये बात भी याद रख ही सकते हैं। ब्रजेश ओके, हाँ तो ब्रजेश खासकर तेरे को कह रहा हूँ, जितने भी अपनी क्लास में स्टूडेंट है उन सबको आपस में ग्रुप बनाओ तुम लोग, और फिर है ना खुद ही ग्रुप बना के उसमें मेरे को ऐड कर दो, है ना। फिर अपन टाइमिंग डिसाइड कर देंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं। मोहित पटेल गुड इवनिंग, गौरव जोशी हाय सर, सभी का स्वागत है। तो ड्योडिनम की खास बात क्या है दोस्तों, कि इसकी सब म्यूकोजा में, अब जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं इस क्लास में, उनको इस नाम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ड्योडिनम की सब म्यूकोजा में, बनवारी सैनी ओके सर, अच्छा बनवारी भी जुड़ा हुआ है। जयेश पाटीदार हाय सर, जयेश का भी स्वागत है लाइव क्लास में। तो ड्योडिनम या ग्रहणी की सब म्यूकोजा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको ब्रूनर ग्रंथि कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछो जी, ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ड्योडिनम या ग्रहणी में। ग्रहणी के किस भाग में पाई जाती है, सब म्यूकोजा में। ब्रूनर ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि, कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड। ग्रंथियों का एक खास प्रकार का वर्गीकरण है, जब अपन वो देखते हैं तो अपने को आइडिया लगता है, लेकिन अभी मैं आपको साथ के साथ सारी चीजें बताता जा रहा हूं। देखो मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैं आपको हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन भी समझा रहा हूँ, साथ में उससे जुड़ी हुई और भी तंत्र की जो बातें हैं वो भी समझा रहा हूँ। तो इस बात को तो जरूर ध्यान रखें। ब्रूनर ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्रंथि या ग्लैंड, संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, सब म्यूकोजा में। किसका सब म्यूकोजा, ड्योडिनम या ग्रहणी का। उसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं, दूसरा जो पार्ट है वो है जेजूनम। सर 4 बजे वाला ही, मोहित पटेल 4 बजे वाला ही टाइम सही है। मोहित तुम्हारा टाइम 4 बजे ही रहेगा। ये उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के हैं और वो इस बायो की क्लास में जुड़े हुए हैं। तो 12th क्लास की एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पाचन तंत्र है ही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ ना। बाकी जो नॉर्मल क्लास वाले हैं वो बिल्कुल जुड़े रहिए, उनका बहुत स्वागत है। प्रिया बैरागी और गिरिराज मीणा, मैं सुमन मीणा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सुमन। जेजूनम 2.5 मीटर लंबी और इलियम 3.5 मीटर लंबी। तो बताइए छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है, इलियम। और जेजूनम कितने मीटर का है, 2.5 मीटर का, 2.5। इस जेजूनम और इलियम, इन दोनों में फोल्ड ऑफ कर्करिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फोल्ड ऑफ कर्करिंग। मिटा देता हूं, ड्योडिनम 25 सेंटीमीटर, इसकी सबम्यूकोजा में कौन सी ग्रंथि, ब्रूनर की ग्रंथि। यहां देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, ये यहां तक मैंने मिटा दिया। अब आप बड़े ध्यान से देखें,
ग्रेनिडियोडिनम, जेजुनम और इलियम। सबसे बड़ा इलियम 3.5 मीटर लंबा। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करें ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, और ये छोटी आंत का जो भाग है ये कौन सा वाला है, जेजुनम और इलियम वाला भाग है। ठीक है, जेजुनम या इलियम वाला भाग है। यहां देख लीजिए, आपने इसको कट लगाया यहां से, जैसे चिप्स काटते हैं वैसे, और उसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, हिंदी में अनुप्रस्थ काट। आप किसकी अनुप्रस्थ काट देख रहे हो, छोटी आंत की, और उसमें भी कौन से वाले भाग की, जेजुनम और इलियम वाले भाग की। इसको काटा तो आपको पता है ऐसे गोला दिखेगा आपको, ये छोटी आंत की अनुप्रस्थ काट है। ध्यान से देख लीजिए, कितने लोग, 16 लोग लाइव है, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद अपन वापस फिर, लगभग 4-5 दिन हो गए, तो आधे बच्चों को आइडिया भी नहीं है, जिनको भी है और पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो छोटी आंत की अनुप्रस्थ काट देखा अंदर से, तो छोटी आंत के अंदर ऐसे उभार और गर्त ऐसे पाए गए, ऐसे ये ली। अब छोटी आंत के अंदर जो ये उभार है ये, और फिर ये अंदर गर्त, और फिर ये उभार, ये जो ऊपर की तरफ उभार है इसी को कहते हैं फोल्ड ऑफ कर्करिंग। क्या कहेंगे इसको, फोल्ड ऑफ कर्करिंग नाम है इन फोल्ड का, फोल्ड ऑफ कर्करिंग। सीधा सवाल ये भी आ जाता है कई बार, फोल्ड ऑफ कर्करिंग किससे संबंधित है, आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, ग्रेसिका से, तो छोटी आंत से। ये भी फोल्ड ऑफ कर्करिंग है, ये भी फोल्ड ऑफ कर्करिंग है। बीच में जो ये अंदर की तरफ ये घुमाव है, इसका नाम है प्लीका। क्या नाम है, प्लीका सर्कुलेरिस। दो बातें आपको बड़े ध्यान से याद रखनी है, देख लीजिए। सुमन, मोहित पटेल, शेयर कर दो सर सभी पब्लिक लोग। अच्छा, मोहित कह रहा है सबको वेरी गुड मोहित। आज नहीं तो कल लोग जुड़ने ही वाले हैं, जिनको आइडिया नहीं है, जिनको पता नहीं है क्या पढ़ना है, वो धीरे धीरे जुड़ेंगे। अभी किसी को मोहित पटेल जल्दी से, अच्छा मोहित कह रहा है प्लीका सर्कुलेरिस, ये घुमाव, और ये जो फोल्ड है इसको फोल्ड ऑफ कर्करिंग। अब मैं इस फोल्ड ऑफ कर्करिंग को यहाँ से काट के हटा रहा हूँ और यहाँ ला रहा हूँ, ये फोल्ड ऑफ कर्करिंग था। इस फोल्ड ऑफ कर्करिंग पर ऐसे उभार और गर्त पाए जाते हैं, और इन उभार और गर्तों को कहते हैं दीर्घ रोम। क्या कहते हैं, रीट सेकंड लेवल साइंस के एग्जाम में ये सवाल आया था, दीर्घ रोम या विलाई। जयेश पाटीदार, स्वागत है जयेश। ये देखिए, दीर्घ रोम या विलाई। पीसी चिराग पटेल बड़गी, ये भी जुड़े हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। 20 लोग हो चुके हैं। अर्पिता जोशी, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग अर्पिता। प्लीका सर्कुलेरिस, और यहाँ पर फोल्ड ऑफ कर्करिंग पर थे दीर्घ रोम या विलाय, जो छोटी आंत से संबंधित है। अगर मैं इनकी परिभाषा बोलूं, दीर्घ रोम किसे कहते हैं, विलाई किसे कहते हैं, तो छोटी आंत के अंदर जो उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, उन उंगली नुमा उभारों को दीर्घ रोम कहते हैं। और ये छोटी आंत में अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, अब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ाते हैं। आइए इससे आगे और बात करते हैं। ये मैंने मिटा दिया इसको, यहां देख लीजिए। अब जो विलाई है उसको अपन ढंग से पढ़ें, तो ये वाला जो चित्र है, डायग्राम है, उसको ध्यान से देखें। मैं थोड़ा यहां पर बताता हूं, याद करो दोस्तों। अपन बात करते थे, ये हो गया लैमिना प्रोपरिया। जो लोग पाचन तंत्र के पूरे वीडियो देखे हैं उनको ही समझ में आएगा। ये है लैमिना प्रोपरिया। अब वैसे तो नीचे होता था, अपन समझने के लिए, ये जो एपिथीलियम है ये बाहर की तरफ ऐसे उंगली नुमा उभार बना देती है,
और ये जो बाहर की तरफ उंगली नुमा उभार है इनको कहते हैं विलाई, या इन्हीं को क्या कहते थे, दीर्घरोम। ध्यान से देखिए, छोटी आंत की उपकला में उंगली नुमा उभार बन जाते हैं, इन्हीं को दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। इसके जस्ट नीचे एपिथेलियम के नीचे आपको आइडिया है लेमिना प्रोपरिया होती है। दो विलाई के बीच में लेमिना प्रोपरिया के अंदर ऐसे खांच या दरार का निर्माण हो जाता है और इस दरार का नाम है लीबर कुहन की दरारें। ध्यान से देखिए दोस्तों, छोटी आंत की उपकला अंदर की तरफ उंगली नुमा उभार बना लें, इनको विलाई या दीर्घरोम कहते हैं। ब्रजेश गुर्जर, वेरी गुड ब्रजेश। दो विलाई के बीच अंदर की तरफ जो दरार है उसको लीबर कुहन की दरारें कहते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब छोटी आंत की उपकला, उपकला क्या है, म्यूकोजा क्या है, लेमिना प्रोपरिया क्या है, या पुराने डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे वीडियो देखें। और मैं हर बार कहता आया हूं, मेरी क्लास आपको तभी समझ में आएगी पिछली क्लास आपने ढंग से देखी हो, घर पे फिर दोबारा पढ़ी हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, टाइम पास के लिए ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, अपने डाटा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दो चार वैसे ही गाने सुनो, मन बहल जाएगा। और क्या है, पढ़ने में वैसे भी सबका दिमाग ही खराब होता है। यहाँ देखिए, उपकला अगर लेमिना प्रोपरिया की तरफ अंदर धस जाए तो लीबर कुहन की दरारें, और ऊपर की तरफ उंगली नुमा उभार बन जाए तो दीर्घरोम, या क्या कहेंगे, विलाई। प्रशांत कुमार धान का स्वागत है प्रशांत लाइव क्लास में। हेलो करके प्रशांत जाने ही वाला है, शायद इसका सब्जेक्ट साइंस नहीं है। लेमिना प्रोपरिया, अंदर दीर्घरोम, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब आपसे कोई पूछे लीबन कुहर की दरारें क्या है, तो दो विलाई के बीच जो अंदर एक दरार बन जाती है लेमिना प्रोपरिया की तरफ, वो लीबर कुहन की दरार है। और बाहर की तरफ या अंदर यूं कह सकते हैं उंगली नुमा उभार जो है वो दीर्घरोम है। अब उस डायग्राम को भी देख लेते हैं, पहले इसको मैं मिटा देता हूं। यहां देख लीजिए, ये लेमिना प्रोपरिया है, ये पूरा या यूं कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक ये पूरा लेमिना प्रोपरिया। ये रहा देखो, लेमिना प्रोपरिया में क्या खास बात है, एक तो पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं। याद करो पेयर्स पैचेज क्या होते हैं, याद करो मैंने बोला था म्यूकोजल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, और इसी में पाए जाते थे कौन, जुगल, यादव जुगल, स्वागत है लाइव क्लास में। पेयर्स पैचेज कहाँ पाए जाएंगे, लेमिना प्रोपरिया में। और ये विलाई है, विलाई को ढंग से मैंने बनाया है, ये विलाई और दो विलाई के बीच अंदर की तरफ की जो दरार है लेमिना प्रोपरिया की तरफ, उसको लीबर कुहन की दरार कहेंगे। इस विलाई के अंदर ये जो मैंने डार्क रंग का किया है, ये है लैक्टियल या लसिका वाहिनी। हर विलाई में अलग होती है, और इस लसिका वाहिनी के चारों तरफ मैंने ये जो जाल बनाया है, ये है ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं का जाल। और फिर इस विलाई के ऊपर जो ये कोशिकाएं हैं, ये है अब्जॉर्प्टिव सेल। ये देखिए ये कोशिकाएं, और इन अब्जॉर्प्टिव सेल के ऊपर बालों जैसी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। क्लियर है दोस्तों, लीबर कुहन की दरारें, उससे जुड़ी हुई संरचना। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, उसमें तो लिखा हुआ है ही, एक बार और अपन बात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, ये है लेमिना प्रोपरिया, लेमिना प्रोपरिया। लेमिना प्रोपरिया में है पेयर्स पैचेज, ये रहे पेयर्स पैचेज। अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप नाम ही याद रखें कि हाँ यार, पेयर्स पैचेज कोई स्ट्रक्चर है जो लेमिना प्रोपरिया में पाई जाती है। ये ऊपर की तरफ जो एपिथेलियम है, इसमें क्या हुए, ऐसे उंगली नुमा उभार बन गए। ये देखो, ये उंगली नुमा उभार, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये लीजिए, इनको क्या बोलेंगे, विलाई।
और दो विलाई के बीच जो दरार बनी है इसको क्या बोलेंगे? लीबर कुहन की दरारें। मैं एग्जैक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, इसलिए नहीं तो एक बार लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी बातें तो बुक्स में भी लिखी हुई है, आपको एग्जैक्ट जब चीज़ें पता लगेगी। अब इस विलाई के अंदर ये जो मैंने बनाई है ये है लसिका वाहिनी, लैक्टियल। ये क्या बना रहा हूं मैं? लैक्टियल या लसिका वाहिनी। और इस लसिका वाहिनी के चारों तरफ ऐसे लिपटी हुई संरचना जो है वो क्या है? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज हिंदी में रक्त केशिकाएं। याद रखें दोस्तों, रक्त कोशिकाएं नहीं, रक्त केशिकाएं। रक्त की जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं उनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, और बहुत छोटी होती है, बाल जैसी, केस जैसी, इसलिए नाम रक्त केशिकाएं। और ये जो है इसको क्या कहेंगे? लैक्टियल। और लैक्टियल को हिंदी में क्या कहेंगे? लसिका वाहिनी। एक एक विलाई के अंदर क्या पाई जाती है? लैक्टियल पाई जाती है, लसिका वाहिनी। श्री टेक्नोलॉजी ब्रजेश गुर्जर सर, में ब्रजेश, बिल्कुल ब्रजेश, अपनी बात हो चुकी है, मैं बता भी चुका हूँ। 20 लोग अभी लाइव है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लसिका वाहिनी, लैक्टियल, उसके चारों तरफ रक्त केशिकाओं का जाल होता है हर एक विलाई के अंदर। गॉड स्टेट। अच्छा, हेमंत विराट, स्वागत है हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। ये देख लीजिए, अब इस विलाई के बारे में अंदर की संरचना यहाँ बता दी, बाहर वाली। इस विलाई के ऊपर ऐसे कोशिकाएं होती है, उनको अवशोषी कोशिकाएं या अब्जॉर्प्टिव सेल कहते हैं। और अब्जॉर्प्टिव सेल के ऊपर भी छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? तो दोस्तों शायद आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई हो। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, अब तक पाचन तंत्र में अपन ने जो भी बातें पढ़ी है वो संरचनात्मक तरीके से पढ़ी है। कौन क्या काम करता है इस बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है अपन ने। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, वसा का कहाँ होता है, प्रोटीन का कहाँ होता है, एक बार भी नहीं बताया है। अपनी जो आहार नाल है, सुरेश कुमार गुर्जर, अच्छा सुरेश सर भी जुड़े हैं, सुरेश सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो स्ट्रक्चर कैसे हैं, जब आपको स्ट्रक्चर पता लगेगी तब अपन काम या कौन सी उपकला है बिल्कुल इजी आपको समझ में आने लगेगा। तो ये था जेजुनम और इलियम वाले भाग में। जय भट्ट, नमस्ते सर जी, नमस्ते जय, बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये है पेयर्स पेचेज। अब आप बात को ध्यान में रखें, मैंने इसको मिटा दिया है। क्लियर है दोस्तों? क्या आपको ये बात पता है कि अपन पढ़ रहे हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंबाई 6 से 6.5 मीटर, मोटाई 3.5 सेंटीमीटर। शाकाहारियों में छोटी आंत लंबाई में ज़्यादा होती है। कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में? मांसाहारियों के। अगर मेंढक के टेडपोल और वयस्क में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मेंढक के टेडपोल की आहार नाल या इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी, क्योंकि टेडपोल शुद्ध शाकाहारी होता है। छोटी आंत के 3 भाग, ड्योडिनम, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। सबसे बड़ा इलियम। और जेजुनम और इलियम वाले भाग में उभार और गर्त पाए जाते हैं, फोल्ड ऑफ कर्करिंग। तो सबसे पहला जो उभार और गर्त है उसका नाम है फोल्ड ऑफ कर्करिंग। कर्करिंग के वलय, हिंदी में कर्करिंग के वलय। फोल्ड ऑफ कर्करिंग जो है उसके ऊपर जो उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? दीर्घरोम या विलाई। विलाई की अब्जॉर्प्टिव सेल ये रही, अब्जॉर्प्टिव सेल।
इसके ऊपर जो उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म रोम, माइक्रोविलाई। क्या ये तीनों चीजें किसमें पाई जाती है? छोटी आंत में। ये तीनों चीजें मिलके छोटी आंत में क्या काम करती है? अवशोषण की सतह को बढ़ाती है, अवशोषण की सतह को बढ़ा देती है। ये देखती, छोटी आंत में अब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने का काम ये तीन संरचनाएं करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भोजन का अधिकांश अवशोषण, आप जो भी खाते हैं उसका ज़्यादातर अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। और जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। वो अपन पढ़ेंगे। ये तीनों संरचनाएं मिलके छोटी आंत का जो अवशोषण का सतह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और दोस्तों कितने गुना बढ़ा देती है? लगभग 600 गुना बढ़ा देती है। अगर छोटी आंत 6 से 6.5 मीटर केवल लंबा पाइप होता तो उसका अवशोषण उतना नहीं हो पाता। पवन कुमार गुर्जर, अच्छा पवन जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी। अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम और 600 गुना बढ़ाने का काम ये तीनों करते हैं। फोल्ड ऑफ कर्करिंग, दीर्घरोम और सूक्ष्म रोम या माइक्रोविलाई। कौन कहाँ होता है दोस्तों? एकदम क्लियर मैंने आपको बता दिया है। फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कितने गुना बढ़ाया जा सकता है। कई जगह बुक्स में लिखा भी हुआ है कि ये अवशोषण की सतह को इतना बढ़ा देते हैं कि अगर इनको सीधा किया जाए तो 2 टेनिस कोर्ट के बराबर या नोटबुक के बहुत सारे पेजेस के बराबर सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो कितने गुना हो गया? 600 गुना। संरचनाओं का नाम याद रखें। आइए मैं इसको मिटाता हूं, आगे और बात करते हैं। ये लो, मिटा दिया। आगे दोस्तों जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको मैंने पहले भी बोला था कि अपन जल्दी तीनों सब्जेक्ट का पर्टिकुलर आधे घंटे या 45 मिनट की क्लास शुरू करने वाले हैं। रक्षाबंधन की वजह से उसको थोड़ा डिले कर दिया था। अब रेगुलर आपकी तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लास में आप रहें। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको मैंने बोल ही दिया, वो अपना अलग से ग्रुप बनाएं, अपना टाइम फिक्स करें। उनके बायोलॉजी वाले पोर्शन में क्या क्या टॉपिक है अपन वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र उनके सिलेबस में नहीं है। एक समस्या दोस्तों ये भी है, अभी जो भी टॉपिक अपन देख रहे हैं वो बुक्स के मिडल पार्ट में, बीच वाले भाग में है, क्योंकि अभी अगस्त आ चुका है, स्कूल शुरू नहीं हुए हैं। कौन से पार्ट डिलीट होंगे इसका भी पता नहीं है। लिखना था, आपने मिटा दिया, वेरी गुड। जब दोबारा आप ये वीडियो देखेंगे तो वो लिखी हुई बातें वापस मिल जाएगी, है ना। वीडियो कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख के लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए, ये थी लीबर कोहेन की दरारें। ये रही लेमिना प्रोपरिया में एपिथेलियम अंदर की तरफ धस जाती है, और उस लीबर कोहेन की दरार को ही यहां लिखा है मैंने। क्या है ये? लीबर कोहेन की दरार है। यहां समझा देता हूं पहले। ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं हैं उनका नाम है पैनेथ कोशिकाएं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह सवाल पूछा नहीं गया है। पैनेथ सेल किससे संबंधित है? लीबर कोहेन की दरारों से, और वो भी किसमें पाई जाती है? छोटी आंत में। पैनेथ सेल एक्सोक्राइन सेल है, बहिस्रावी कोशिका है जो लाइसोजाइम और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण करती है। इंडियन आर्मी एक और था, उसका कमेंट डिलीट हो चुका है। हेलो सर, पवन गुर्जर। अच्छा बिल्कुल पवन, स्वागत है लाइव क्लास में, है ना। और वैसे भी पवन को तो आज अयोध्या में होना चाहिए था, वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पैनेथ एक्सोक्राइन सेल है, बहिस्रावी, जो लाइसोजाइम और एंजाइम का स्त्रवण करती है। ये रही पैनेथ सेल। सपोज करो ऐसे बना देते हैं, पैनेथ सेल ये रही। दोस्तों जो पैनेथ सेल है वो एक पदार्थ का स्त्रवण करती है, लाइसोजाइम। और ये जो लाइसोजाइम है
ये नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? कोशिका भित्ति को। और किसकी कोशिका भित्ति को? जीवाणु की कोशिका भित्ति को। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन और साथ में कभी कभी म्यूरिन भी आ जाता है, यो म्यूरामिक एसिड भी आ जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन या म्यूरामिक एसिड की, इसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। और इस लाइसोजाइम का स्त्रवण छोटी आंत में कौन सी कोशिका करती है? पैनेत कोशिका। पैनेत कोशिका कहाँ पाई जाती है? लीबर कोहेन की दरारों में। लीबर कोहेन की दरारें कहाँ पाई जाती है? लैमिना प्रोपरिया में। इनका निर्माण कैसे होता है? जब उपकला अंदर की तरफ धंस जाती है, अगर उपकला बाहर की तरफ निकले तो विलाई का निर्माण, और दो विलाई के बीच कौन है? लीबर कोहेन की दरारें। दूसरी जो कोशिकाएं हैं वो है गॉबलेट सेल। जब आमा से पढ़ाया था तब भी आपको याद होना चाहिए था। जय श्री राम पीयूष वर्मा, उमेश नमस्कार सर। नमस्कार उमेश और पीयूष को जय श्री राम। 18 लोग अभी लाइव है। तो दोस्तों यहाँ लीबर कोहेन की दरारों में भी गॉबलेट सेल होती है, और ये गॉबलेट सेल किसका स्त्रवण करती है? छोटी आंत के अंदर श्लेष्मा का, म्यूकस का। क्लियर है? उसके बाद EEC, इसका नाम आपको पता ही है। क्या नाम है? एंटेरो एंडोक्राइन सेल। एंटेरो एंडोक्राइन सेल ये एक पदार्थ का स्त्रवण करता है जिसका नाम है एंटीगेस्ट्रोन, या एक हार्मोन भी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफैन। और ये एंटीगेस्ट्रोन क्या करता है? आमाशय में जो पीएच पीएच जो है वो क्या हो गई थी? बहुत कम हो गई थी अम्लीयता की वजह से। तो उसको क्या करेगा? वापस नॉर्मल करेगा। और नीचे कौन सी कोशिका है? स्टेम सेल। मैं हर बार कहता आ रहा हूं, अगर पिछले वीडियो आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आगे वाली एक भी बात समझने में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। स्टेम सेल टोटीपोटेंट सेल है, पूर्ण शक्तता वाली कोशिका है। यहाँ से अगर किसी भी कोशिका कोई किसी कारण से नष्ट हो गई तो यहाँ से स्टेम सेल विभाजित होकर उस कोशिका का काम करना शुरू कर देती है। आपने जैसे देखा नहीं हो सब्स्टिट्यूट फील्डर, जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लग गई हो तो 12वां खिलाड़ी आगे की चल ठीक है तू बाहर बैठ और मैं तेरी जगह फील्डिंग करता हूँ। स्टेम सेल ऐसा ही काम करती है। ये तीनों में से कोई भी सेल अगर काम करना बंद कर दें या नष्ट हो जाए तो उसका सब्स्टिट्यूट करने का काम स्टेम सेल का है। और दोस्तों एक बात और लिखी हुई है, लीबर कोहेन की दरारें किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? सरल नलिकाकार ग्रंथि, सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड, सरल नलिकाकार ग्रंथि। तो ये था किसके बारे में? ये इसको मिटा देता हूं। कौन सी ग्रंथि है? सरल नलिकाकार ग्रंथि, सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड। लीबर कोहेन की दरारें किस प्रकार की ग्रंथि है? तो दोस्तों ये मैंने मिटा दिया इसको। ये देख लीजिए। अब अपन बात करते हैं, एक और पॉइंट है और ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। आंत्रीय रस किसे कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस किसे कहते हैं? अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो है दोस्तों ब्रूनर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? ब्रूनर ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है ब्रूनर ग्रंथि? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। ब्रूनर ग्रंथि
छोटी आंत के कौन से भाग में पाई जाती है? लिखो कमेंट बॉक्स में एक बार। ब्रूनर ग्रंथि छोटी आंत के कौन से भाग में पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथि छोटी आंत के कौन से भाग में पाई जाती है? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखो। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग तो बहुत किया तुम लोगों ने। ब्रूनर ग्रंथि छोटी आंत के कौन से भाग में पाई जाती है? पंकज सरपोटा स्वागत है। जीतू गुर्जर गुड मॉर्निंग। प्रधान स्वागत है बहुत दिनों बाद, है ना। ब्रूनर ग्रंथि छोटी आंत के कौन से भाग में पाई जाती है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। एक का भी जवाब नहीं आ रहा है। ब्रूनर ग्रंथि छोटी आंत के कौन से भाग में पाई जाती है? जब तक बताओगे नहीं मैं भी आगे पढ़ाऊंगा नहीं। ब्रूनर ग्रंथि छोटी आंत के कौन से भाग में पाई जाती है? सबको सुनाई दे रहा है? कोई लिख नहीं रहा है ना। ब्रूनर ग्रंथि छोटी आंत के कौन से भाग में पाई जाती है? अरे हुआ क्या भाई, सुनाई नहीं दे रहा या पता नहीं है? एक बार और बोलूं? ब्रूनर 50 बार तो बोल दिए तुम लोग। हेलो सर, गृहिणी में जुगल यादव, वेरी गुड जुगल। 15 लोग बाकी जुड़े हुए हैं, वो शायद कुछ और ही कर रहे हैं ना। ब्रूनर ग्रंथि किसमें पाई जाती है? ड्यूोडेनम में, गृहिणी में। दूसरा सवाल, अब सुनो गरीब लोगों, इधर देखो। ब्रूनर ग्रंथि गृहिणी में, गृहिणी के किस भाग में पाई जाती है? अगला क्वेश्चन, ब्रूनर ग्रंथि गृहिणी की औतिकी में, हिस्टोलॉजी में किस भाग में पाई जाती है? गृहिणी में, कृष्णा भट्ट। अब क्वेश्चन बदल गया है। अब क्वेश्चन यह है कि ब्रूनर ग्रंथि गृहिणी में पाई जाती है, गृहिणी के किस भाग में पाई जाती है? सिरोसा में, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में, सबम्यूकोजा में, म्यूकोजा में, किस भाग में पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथि गृहिणी के किस भाग में पाई जाती है? अब फिर आधे घंटे में बताओगे तुम लोग। ब्रूनर ग्रंथि गृहिणी के किस भाग में पाई जाती है? एक सवाल और पूछूंगा, इसका मतलब तुम लोग देख नहीं रहे हो ढंग से, है ना। ब्रूनर ग्रंथि गृहिणी के किस भाग में पाई जाती है? इसका जवाब है सब म्यूकोजा। और आखिरी सवाल दोस्तों ये है, सब म्यूकोजा में। कमलेश भगोरा, वेरी गुड कमलेश, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, आप ये बताओ ब्रूनर ग्रंथि किस टाइप की ग्रंथि है, किस प्रकार की ग्रंथि है? और ब्रूनर ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? कंपाउंड ट्यूब्यूलर, संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि है। यहां देखिए दोस्तों ध्यान से, कंपाउंड ट्यूब्यूलर या संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि है। ये तीनों जानकारी आपको ब्रूनर ग्रंथि के बारे में होना ही चाहिए, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। संयुक्त नलिकाकार, जुगल, वेरी गुड जुगल। ब्रूनर ग्रंथि प्लस दूसरा है पेयर्स पैचेस। लेमिना प्रोपरिया में पाए जाने वाले संरचना है पेयर्स पैचेस। और तीसरी संरचना है लीबर कुहन की दरारें। लीबर कुहन की दरारें, और लीबर कुहन की दरारों में जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिका का नाम है पेनेट सेल। इन तीनों संरचनाओं के द्वारा जो भी स्राव स्रावित होता है उसको ही कहते हैं आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि, इंडियन आर्मी, वेरी गुड दिलकुश। आंत्रीय रस
और आंतरीय रस की पीएच 7.6 से लेकर 8 तक होती है। दोस्तों, इंटेस्टाइनल जूस आंतरीय रस किसे कहते हैं? ब्रूनर ग्रंथि, पेयर्स पेचेज और लीबर क्वेन की दरारों के द्वारा स्त्रावित होने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? इंटेस्टाइनल जूस, जिसकी पीएच 7.6 से 8 के बीच में होती है। ब्रूनर ग्रंथि के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पेयर्स पेचेज के बारे में आइडिया होना चाहिए, लीबर कुहन की दरारें दो विलाई के बीच, एपिथेलियम अंदर की तरफ धस जाती है लेमिना प्रोपरिया में, और कौन सी दरार बनाएगी? लीबर कुहन की दरारें। तो ये था दोस्तों आंतरीय रस या इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। तो छोटी आंत से रिलेटेड लगभग अपन ने सारी बातें कर ली है। एक बार फिर देख लीजिए, ब्रूनर ग्लैंड को आपको याद रखना ही रखना है। देख लो, चलो एक बात और, फिर आज के लिए काफ़ी है। छोटी आंत कंप्लीट भी हो गया है, बड़ी आंत अपन नेक्स्ट कल वाली क्लास में करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। अभी आपने देखा एक ग्रंथि है संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि, कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड। इसका जो एक एग्जाम्पल है वो तो है ब्रूनर ग्रंथि। छोटी आंत के अंदर ग्रहणी की सब म्यूकोजा में पाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, दोस्तों आपने नाम सुना होगा स्तनधारी या मैमेलिया। मैमेलिया में प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, 3 पार्ट में उनको डिवाइड किया जाता है। तो जो प्रोटोथीरिया है, वैसे तो वो अंडे ही देते हैं, लेकिन अगर उन प्रोटोथीरिया में अगर स्तन ग्रंथियां होगी तो वो कैसी होगी? संयुक्त नलिकाकार, कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड। और मानव या इंसान के अंदर इमैच्योर मेमोरी ग्लैंड, मानव में अपरिपक्व स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? संयुक्त नलिकाकार ग्रंथियां। ब्रूनर ग्लैंड, इमैच्योर मेमोरी ग्लैंड इन ह्यूमन और प्रोटोथीरिया के अंदर, इन तीनों ग्रंथियों का टाइप है संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि। और स्तनधारी मैमल्स के बारे में अपन जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब और भी बात करेंगे। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में स्ट्रक्चर से संबंधित अपन ने छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूरी बात कर ली है। अब कल अपनी क्लास किस तरीके से रहेगी? 4 बजे लाइव क्लास कंफर्म है, और सभी लोगों को भी कह दें जिनको आइडिया नहीं है। बाकी तीनों सब्जेक्ट की क्लास का अपन कल से ही प्लान करते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनको मैं फिर से कह रहा हूँ, वो अपना ग्रुप बना लें। अगर वो 10 या 20 बच्चे होते हैं, 3 या 4 लोग जुड़ेंगे तो अलग से लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंग अपन टॉपिक शुरू कर देंगे। छोटी आंत को आप ढंग से पढ़ें, कल अगला टॉपिक, अभी आज वैसे अपने पास टाइम है, लेकिन बड़ी आंत आधा होगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। आधा इस वीडियो में आएगा, आधा अगले वाले वीडियो में आएगा। तो अब तक जितने पाचन तंत्र के वीडियोस हैं वो आप पीछे वाले देखें, ढंग से समझते जाइए। और फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।